हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ये राजस्थान की लगभग सभी एग्जामों में बहुत भर भर के पूछा जाता है। आप ये एलडीसी का पेपर उठाकर देख लेना जो 11 अगस्त को होने वाली है। उसके अंदर भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी सांख्यिकी के देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आप सीईटी देख लो, 10+2 लेवल का जो अक्टूबर के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, उसके अंदर भी इस चैप्टर के क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। तो ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी राजस्थान की एग्जाम्स के लिए। और यहां पर इस चैप्टर को हम 100% फुली कंप्लीट करेंगे और इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि आपको और किसी क्लासेस को देखने की जरूरत ही नहीं है सांख्यिकी के। यहां से आप पूरा का पूरा चैप्टर 100% कवर कर सकते हो। साथ ही के साथ नोट्स बना लेना, फिर एग्जाम टाइम्स पर उसको रिवाइज कर लेना। हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके साथ ही साथ जितने भी आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने, जितने भी आरपीएससी ने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे मैं एक एक आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हो क्योंकि इस चैप्टर से आपके चाहे थ्योरी वाले क्वेश्चन हो, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, चाहे आपको आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो वो भी खूब सारे पूछे जाते हैं। तो मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको लिखवाता हुआ चलूंगा। जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, आप अपनी नोटबुक में उतार लेना और देखना एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे पॉइंट वहीं वहीं से छपे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। देखो, सांख्यिकी, तो इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर हम पहले पहले क्या देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ये अपना पहला पॉइंट होगा जिसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा सूचकांक का, सूचकांक। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो हम देखेंगे जन्म मृत्यु सांख्यिकी। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट होगा वो हम देखेंगे माध्य विचलन। और जो पांचवा पॉइंट होगा वो अपना क्या होगा, वो होगा आंकड़ों का, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद में हम माध्य विचलन की बात करेंगे, उसके बाद में हम आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण इसकी बात करेंगे, फिर हम सूचकांक की बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम जन्म मृत्यु सांख्यिकी को देखेंगे। तो एलडीसी की एग्जाम में यदि मैं बात करूं तो एलडीसी की एग्जाम में आप ये मानकर चलो कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और या तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे या थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही धैर्यपूर्वक और बड़ी शांति से सीखने की कोशिश करना ताकि कभी डाउट ना रहे। एक बार क्लास कर लो उसके बाद में और क्लासेस करने की जरूरत ही ना पड़े। भाई पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से करो, अपने कंटेंट को इतने अच्छे तरीके से कवर करो कि बार बार उस चैप्टर को देखने की जरूरत ही ना पड़े। कंटेंट का फुली जोर लगा रखा है हमने, कंटेंट के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी प्रॉपर गाइड करना होगा आपको अपने सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए मैं आपको 100% गाइड करूंगा। तो आप एक बार मुझ पर विश्वास करो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा और आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैं कहूं वैसा आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, देखो, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे,
तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे किस बला का नाम है क्या चीज ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे। तो मैं छोटा सा आपको इसको डिफाइन करके बता देता हूं कि जैसे मान लो कोई वैल्यू है, उस वैल्यू का मान यदि किसी सेंट्रल या फिर किसी किसी केंद्र बिंदु के आसपास मिल जाए आपको, मान लो कोई वैल्यू है, उसको आप डिफाइन करोगे, कोई वैल्यू है उसका मान यदि आप निकालोगे तो उसका मान यदि किसी केंद्र बिंदु के आसपास मिल जाए, उसके इर्द गिर्द मिल जाए, तो उसको कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। तो इस केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे को हम 2 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे जी? वो एक तो होगा गणितीय माध्य, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा स्थिति माध्य। स्थिति माध्य, ठीक है, एक तो है गणितीय माध्य और एक है स्थिति माध्य। अच्छा, गणितीय माध्य में कौन कौन से माध्य हम लोग देखेंगे? तो देखो, गणितीय माध्य में जो पहला माध्य हम देखेंगे वो होगा समांतर माध्य। समांतर माध्य सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, और सबके क्वेश्चन साथ ही साथ करवाऊंगा समांतर माध्य। और जो दूसरा होता है वो है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, और जो तीसरा डिस्कस हम लोग करेंगे वो होगा जी हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये 3 माध्य हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। और स्थिति माध्य में क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें देखो जी, एक तो डिस्कस करेंगे माध्यिका, मीडियन, और एक डिस्कस करेंगे बहुलक। तो ये जो सांख्यिकी वाला चैप्टर होता है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही लेंदी और बहुत ही बड़ा सा चैप्टर होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंदर हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो साथ के साथ आप स्नैपशॉट ले सकते हो, लिखना हो तो साथ के साथ आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं पूर्ण रूपेण नोट्स की तरह कवर करता हुआ चलूंगा और हर छोटी से छोटी चीज आपको बताता चलूंगा ताकि कहीं कोई दिक्कत ही ना आए। देखो, तो एक एक करके मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो हमने गणितीय माध्य में कौन कौन से माध्य देखे? हमने गणितीय माध्य में 3 प्रकार के माध्य देखे। कौन कौन से? एक तो समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य और एक हरात्मक माध्य। अच्छा, हमने स्थिति माध्य में कौन कौन सी चीज देखी? स्थिति माध्य में हमने माध्यिका और बहुलक देखा। अच्छा, इनका एप्लीकेशन तो अपने को पता होना चाहिए ना कि दरअसल इनका यूज किया कहा जाता है। चलो मैं एप्लीकेशन बताता हूँ यार आपको, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। जो पहला हमने देखा था समांतर माध्य, मैं शॉर्ट में लिखता हूं अर्थमेटिक मीन, ठीक है, एएम। और जो दूसरा था गुणोत्तर माध्य, उसको लिखते हैं जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा जो था हरात्मक माध्य, उसको लिखते हैं हार्मोनिक मीन, एचएम। तीनों की एप्लीकेशन तो पता होनी चाहिए अपने को कि भाई इनका यूज किया कहाँ जाता है। तो जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, उसका यूज एवरेज के अंदर करते हैं हम लोग। जब एवरेज चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, उसी को तो समांतर माध्य कहा जाता है। और ये समांतर माध्य भी काफी सारे नाम लेकर के पैदा हुआ है। एक तो इसको समांतर माध्य कह देते हैं, और कई बार आलस करके केवल माध्य भी लिख दिया जाता है। इसी को तो औसत भी कहा जाता है, ठीक है। तो माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, और औसत जो होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज। इतने सारे नाम हैं समांतर माध्य के, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हम लोग एवरेज में करते हैं ना, कि जब कोई बंदा आता है, कोई बंदा चला जाता है, कोई बंदा आता भी है, कोई बंदा जाता भी है, तो एवरेज के अंदर भी कुछ फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी सारे के सारे समांतर माध्य के ही। भाई एवरेज के पूछे हैं तो एवरेज का तो दूसरा नाम समांतर माध्य है। तो एवरेज जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इस समांतर माध्य से रिलेटेड है, क्योंकि समांतर माध्य और एवरेज तो सेम चीज है, ठीक है। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन का हमने एप्लीकेशन कहां पर देखा? एवरेज निकालने में यूज होता है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का कहां पर यूज होता है? अरे जो वृद्धि दर होती है ना, उस वृद्धि दर को निकालने के लिए जीएम का यूज होता है। अच्छा, इस एचएम का कहां पर यूज होता है? अरे एचएम का यूज पता है कहां पर होता है? जो एचएम है ना, अपनी हार्मोनिक मीन का यूज होता है वेलोसिटी निकालने में।
आपका टाइम निकालने में भी तो यूज होता है। इसके अलावा डिस्टेंस निकालने में भी तो यूज होता है। चाल हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ, ये सारी की सारी चीजें निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज होता है। ठीक है, हार्मोनिक मोशन मत बोल देना, हार्मोनिक मोशन अलग चीज होती है, सरल आवर्त गति वो फिजिक्स का पॉइंट होता है, हम लोग यहाँ पर हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने तो स्थिति माध्य की बात की थी, उसके भी तो एप्लीकेशन पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। चलो उसके भी मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ। बिना एप्लीकेशन के किसी टॉपिक का कोई महत्व ही नहीं है। अपने को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये जो टॉपिक है इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। देख लो, बता देते हैं। एक था अपने पास स्थिति माध्य। स्थिति माध्य, स्थिति माध्य में हमने एक तो देखी थी माध्यिका और एक देखा था बहुलक। इन सब का बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के। ठीक है, बस आपको जैसा मैं कहूं वैसा फॉलो करना होगा, ये शर्त है मेरी। फिर देखना कैसे गलत होता है इसका क्वेश्चन, कभी गलती नहीं करोगे। हाँ, तो माध्यिका जो होता है, माध्यिका का यूज जो भी गुणात्मक तथ्य होते हैं ना, उन गुणात्मक तथ्यों की जानकारी देने के लिए माध्यिका का यूज किया जाता है। अब तो दिमाग में एक प्रश्न यही आ जाएगा कि यार गुणात्मक तथ्य कौन सी बला का नाम है। अरे गुणात्मक तथ्य किसी बला का नाम नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए जिस प्रकार के चीज का यूज किया जाता है वो है माध्यिका, मीडियन। अच्छा, गुण किस तरीके से गुण, यार ये भी तो थोड़ा खोल करके बताना चाहिए ना कि गुण किस प्रकार के। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या है, उस व्यक्ति का गुण ही तो है। जैसे कोई लड़की है बहुत ज्यादा सुंदर है, ये भी तो उसका गुण ही तो है। तो ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए माध्यिका का यूज किया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर माध्यिका का यूज कैसे कर देते हैं सब चीजों को बताने के लिए। भाई ये चीज आपसे कोई पूछेगा भी नहीं तो अपने काम की भी नहीं है, तो जो चीज अपने काम की नहीं उस पर फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें। तो सीधा का सीधा आप यहाँ पर ऐसी बात ध्यान रखना कि माध्यिका का यूज गुणात्मक तथ्यों की जानकारी देने के लिए किया जाता है। अच्छा, फिर बहुलक का क्या यूज है यार, मोड का क्या यूज है। अरे ये जो मोड है ना, ये जो बहुलक है ना, इस बहुलक का यूज कोई भी भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, अग्रिम सूचना देने के लिए किया जाता है, भविष्यवाणी देने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, अरे अपने काम का ही नहीं है यार, अपने को क्या मतलब। केवल इतना ध्यान में रखना है कि इसका यूज गुणात्मक तथ्यों की जानकारी देने के लिए, इसका यूज भविष्यवाणी करने के लिए। और इन जब टॉपिक्स की मैं बात करूंगा तो एक एक पॉइंट को खोल खोल के आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को खोल खोल के आपके सामने रखूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा समांतर माध्य, साथ के साथ आप लिखते हुए चलना। ठीक है, तो अब सबसे पहले पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य की। किसकी बात करेंगे, समांतर माध्य की। समांतर माध्य, इस समांतर माध्य के और भी तो नाम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से। भाई इसको तो औसत भी कहा जाता है, इसको तो माध्य भी तो कहा जाता है। इस सारे के सारे नाम लेकर के पैदा हुआ है ये समांतर माध्य। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये भी तो बताओ। भाई इसको रिप्रेजेंट जो है वो x और x की टाट के ऊपर एक लठ रख देते हैं, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं जिस समांतर माध्य को। ओ x है ना, अगर ई x का टाट के ऊपर एक लठ रख दिया जन के बन जाओ समांतर माध्य बढ़ जाओ। समांतर माध्य ने x बारू रिप्रेजेंट करी। अच्छा, इस लठ को बार बोलते हैं, बिल्कुल। ये जो लठ है ना, ये जो ऊपर रखा हुआ है, इसी लठ को कहा जाता है बार। लेकिन कई लोग पता है क्या बोलते हैं, कई कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, कई वेनिकुलम भी बोलते हैं। अरे बिल्कुल सही बोलते हैं, इस लठ को बार भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, वेनिकुलम भी कहा जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, सारी सही है। वेनिकुलम तो हम लोगों ने देखा ना, जो वीर बोर्ड मास होता है उसमें वेनिकुलम आता है ना, स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो जो समांतर माध्य है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डायरेक्ट यहां पर लिखवाऊंगा, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद रखकर चलने हैं। और एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कराता हुआ चलूंगा कि ये चीज वास्तव में हो क्यों रही है। ठीक है,
तो ये जो आपका समांतर माध्य होता है ना, ये समांतर माध्य एवरेज ही है। तो एवरेज के अंदर जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो वहां पर एवरेज की जगह समांतर माध्य लिख करके भी अपने को दे सकता है। तो एवरेज वाला चैप्टर और ये समांतर माध्य वाला टॉपिक ये एक ही चीज है, क्योंकि जैसे वो क्वेश्चन हम लोग देते हैं ना वहां पर कि एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति गया भी और एक व्यक्ति आया भी, तो एवरेज में भी चेंजेस देता है, तो वहां पर समांतर माध्य भी लिख करके दे सकता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एवरेज और समांतर माध्य एक ही चीज है, सेम थिंग। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको याद रख करके चलना है, साथ के साथ उसको अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है, ताकि बार बार क्लास थोड़ी देखोगे, किसी भी टॉपिक को इस तरीके से कवर करो कि एक ही बार में कंप्लीट कर दो, बार बार क्लास देखने की जरूरत ही ना पड़े। चलो, तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि जो समांतर माध्य होता है ना, अब इतना बड़ा बार बार नहीं लिखूंगा, केवल एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख करके काम निकालूंगा। ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है ना, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक विश्वसनीय विश्वसनीय या फिर कई जगह आदर्श भी लिख करके देता है, आदर्श माप है। एक्स कॉम्प्लीमेंट एक, ऐसे लिखना केंद्रीय प्रवृत्ति के आदर्श माप है, यहां पर केंद्रीय प्रवृत्ति बीच में घुसा देना, केंद्रीय प्रवृत्ति की आदर्श माप है। ठीक है, सीधा का सीधा क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ आएगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की आदर्श माप है, 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से समांतर माध्य भी दिया हुआ होगा, तो आप उसके टिक लगा देना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा भी तो बताओ। अरे बताता हूं ना यार, दूसरा पॉइंट भी, एक्स बार का यूज एवरेज निकालने में किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन है जी, निकालने में करते हैं। ये क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो पता होनी चाहिए किसी भी चीज की। ठीक है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का यूज एवरेज निकालने में करते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखो, एक्स कॉम्प्लीमेंट केंद्रीय प्रवृत्ति की गणितीय माप है, गणितीय माप है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, अरे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती है उनको हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमने बताया था गणितीय माध्य, दूसरा बताया था स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में 3 चीजें देखी थी, तो समांतर माध्य, के गुणोत्तर माध्य और एक हरात्मक माध्य। तो ये समांतर माध्य गणितीय माध्य से तो उठाया तो हो गया ना ये गणितीय माप। ठीक है, अगली चीज देखना, जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट से निकाले गए पद विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान में रखने अपने को। देखो, काफी बार एग्जाम में पूछा है, ये भी काफी बार पूछा गया, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, चारों के चारों पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट से निकाले गए पद विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। जो विचलन होता है ना, उसको इंग्लिश में डेविएशन बोला जाता है। समझाता हूं, देखो क्या मतलब है। भाई मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके समझ में ना आए, बस आप लोगों को साथ देना होगा पूरा। चलो, हाँ, तो मैंने क्या लिखा था, जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या लिखा था मैंने कि एक्स कॉम्प्लीमेंट से निकाले गए जो आपके पद विचलन हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं क्या? चलो कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, एक पॉइंट नहीं, पहले एग्जांपल लेता हूं ताकि वो समझ में आए। इधर तो लेता हूं जी सीरियल नंबर, इधर ले लेता हूं मैं प्रेक्षण, इसको एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज मैंने बताई कि आपको कि समांतर माध्य होता है ना, समांतर माध्य एवरेज ही होता है। अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो भाई, जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ते हो और गिनते हो कि संख्याएं हैं कितनी, और काउंटिंग में वो जितनी भी संख्याएं हैं ना उसका भाग लगा देते हो।
आ जाता है एवरेज। तो वैसे ही तो इसको निकालते हैं समांतर माध्य को, क्योंकि समांतर माध्य और एवरेज तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट यहां पर बताऊंगा मैं। चलो सीरियल नंबर मान लो कोई संख्याएं ले लेते हैं हम पहले, 5 7 3 2 3। ये हमने 5 संख्याएं ले ली, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब अपने को क्या निकालना है, देखो जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को देखो, एक्स कॉम्प्लीमेंट से निकाले गए पद विचलनों, तो पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालो ना, फिर वहां से पद विचलन निकालना। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे, अरे ऐड करो सबको, 7 और 5 12 और 3 15, 15 2 17, 17 और 3 20, कितना आ गया जी 20। तो 20 को ऊपर बिठाओ। असलियत में ये फॉर्मूला इससे होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं जितने काउंटिंग में आते हैं, और समेशन एक्स क्या है, इन सबको जोड़ो, उसको समेशन एक्स बोलते हैं। समेशन का मतलब ही जोड़ना ही होता है। ठीक है, चलो जोड़ा तो आया कितना 20, 20 में भाग लगाया 5 का, कितना आया जी 4। ठीक है, तो यहां पर एक तरफ लिख दो कि एक्स कॉम्प्लीमेंट तो अपना कितना आया है 4 आया है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब पद विचलन निकालो ना, डेविएशन निकालो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलो यार निकाल देते हैं, कितना टाइम लगता है उसमें। देखो डेविएशन को डी से लिखते हैं तो डी से लिख दिया, और डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट करके निकालते हैं। ये एक्स की वैल्यूज है, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है, इसमें से इसको घटाते चलना, वैल्यूज लिखते चलना, विचलन आते जाएंगे। चलो तो 5 में से 4 को घटाया तो आया 1, 7 में से 4 को घटाया तो कितना आया 3। अच्छा 3 में से 4 को घटाया तो कितना आया -1। अच्छा 2 में से 4 को घटाया कितना आया -2। अच्छा 3 में से 4 को घटाया कितना आया -1। इतना ही तो आया। अब इनको जोड़ो, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला था ना निकाले गए पद विचरणों का बीजगणितीय योग, तो करो इनका बीजगणितीय योग। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 0, तो आएगा जी 0। ये 3 और 1 4, तो और 1 3 और 4 आ गया ना 0। तो यही तो मैंने स्टेटमेंट में बोला था कि समांतर मध्य से निकाले गए पद विचरणों का बीजगणितीय योग 0 होता है। एक बार सारे के सारे पॉइंट रिवाइज करवाऊं क्या, चलो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। ऐसा रिवाइज करेंगे कि घर पर देखने की जरूरत ही नहीं है कॉपी खोल करके। कौन कौन से पॉइंट थे, सबसे पहला पॉइंट था कि जो समांतर माध्य होता है ना, वो समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे आदर्श माप है, सबसे विश्वसनीय माप है। दोनों नाम याद रखने हैं, कई बार आदर्श माप लिख करके देता है, कई बार विश्वसनीय माप लिख करके देता है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट तो ये था कि जो आपका समांतर माध्य होता है ना, इसका यूज, इसकी एप्लीकेशन कहां पर होती है, एवरेज निकालने में होती है। तीसरा पॉइंट क्या था, अरे तीसरा पॉइंट तो ये था ना कि यह एक गणितीय माप होती है, गणितीय माध्य होता है। अच्छा चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट तो ये था कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचरणों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये चौथा पॉइंट था। अच्छा पांचवा पॉइंट क्या है, अच्छा पांचवा पॉइंट बताऊं मैं आपको, समांतर माध्य से निकाले गए पद विचरणों का वर्ग का योग न्यूनतम होता है। ये लिख देता हूं मैं, सारे के सारे पॉइंट टिक्स पे होने चाहिए आपके। देखना एग्जाम में अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है ना तो इन्हीं पॉइंट से आता है। चलो क्या बताया मैंने कि एक्स कॉम्प्लीमेंट से निकाले गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। यह पॉइंट ध्यान में रखना है जी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम। अच्छा क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब पता है क्या है, अभी हम लोगों ने क्या निकाले थे, पद विचलन निकाले थे ना, एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट करके, उनका स्क्वायर करना, फिर जोड़ना, फिर जो भी वैल्यू आएगी ना, कोई एक वैल्यू आएगी, फिर ऐसे ही माध्यिका की रिस्पेक्ट में डेविएशन निकालेंगे। तो वहां से जो डेविएशन आएगा माध्यिका के रिस्पेक्ट में, उस केस में उनका स्क्वायर करना और उनको जोड़ना, तो वहां से भी एक वैल्यू आएगी। तो जो माध्यिका वाली जो वैल्यू आएगी ना, वो इसके जो विचलनों के वर्गों का सम करने पर जो वैल्यू आएगी ना, उससे ज्यादा ही आएगी।
और बहुलिक की भी ऐसी होगी, इसलिए लिखा है कि इसका योग न्यूनतम होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पीछे जो टेबल बना कर दी थी ना, ये टेबल व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है, इसको व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। फिर आगे हम लोग खंडित श्रेणी की भी बात करेंगे। देखो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके कि एक्स कॉम्प्लीमेंट से निकाले गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। चलो अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब समझ में भी तो आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, केवल घोट कर पीना ही थोड़ी है, समझना भी तो है, थोड़ा नॉलेज भी तो रखना अपने को। पहली बात तो यही पॉइंट दिमाग में ठनकेगा कि ये क्या बला है जी, चरम मूल्य। चरम मूल्य को इंग्लिश में एक्सट्रीम वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, इस पॉइंट को एग्जांपल से समझाता हूं, देखो एग्जांपल देखना। एक तो गर्मी काफी ज्यादा है, ऊपर से लाइट्स वाइट्स चलती हैं तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ, तो एग्जांपल देखते हैं। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 9 और फिर 12, ये एक सीरीज है। एक सीरीज और लूं क्या, बाद में लूंगा सीरीज, पहले इसको देखो। यहां से पहले मैं चरम मूल्य बताऊंगा कि चरम मूल्य एक्सट्रीम वैल्यू होती क्या चीज है। आप मुझे एक चीज बताओ, इस सीरीज में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो आप कहोगे कि सबसे कम वैल्यू तो 2 है। मैं कहूँ आपसे कि सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तब आप कहोगे ये 12 है ना सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू होते ना, इन्हीं को एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है। कोई और बड़ी बला का नाम नहीं है। जो बड़ी वैल्यू और जो छोटी वैल्यूज हैं उन्हीं को कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा, इसका एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, कितना आएगा, चलो निकालते हैं जी। एक्स कॉम्प्लीमेंट ऐड करो इनको, भाई समांतर माध्य निकाल रहा हूं ना, तो समांतर माध्य निकालूंगा तो सबको जोड़ूंगा और जितनी भी संख्याएं काउंटिंग में होंगी उतने का भाग लगा दूंगा। तो जोड़ो इनको, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, 33। जोड़ो इनको, एक काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो। संख्याएं गिनती में 6 होती तो 6 का भाग लगा देता। ठीक है, ये क्या है, ये समांतर माध्य है, यही एवरेज है, यही माध्य है, यही मीन है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 5 30, पीछे बच गया 306.6। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना आ गया, 6.6। अब मैं चरम वैल्यूज में चेंज करूंगा, देखना उसने कहा ना चरम वैल्यू से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यदि आप चरम वैल्यू के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे ना, तो आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा चेंज होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा एज कंपेयर टू मोड एंड मीडियन, मीडियन की तुलना में और मोड की तुलना में। देखो चेंज करेंगे इसको थोड़ा बढ़ा दूं क्या, 2 से 3 कर दूं, चलो इसको 4 कर देता हूं, इसको ये तो सेम ही रखता हूं। चलो अब देखो, यहां से समांतर माध्य निकालो कितना आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालो कितना आएगा। तो 11 और 9 20 और 6 26, 4 30 और 3 33 ही आ गया क्या ये। तो ऐसा करो, इसको 13 कर लो रे यार। अब बताना, 13 और 9 22, 22 और 6 28, 4 32, 32 और 3 35। भाग कितने का लगाओगे, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 का भाग लगा दो। चरम मूल्यों को चेंज किया तो समांतर माध्य चेंज होएगा, देखना कितना आएगा, 5 7 35, 7 आ गया यार। ये तो चेंज नहीं हो गया क्या, चेंज हो गया, पहले 6.6 था और अब 7 आ गया। ठीक है, यानी कि चरम मूल्यों को चेंज करने पर, चरम मूल्यों में कोई परिवर्तन करने पर आपका जो समांतर माध्य है ना, उसमें वेरिएशन सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, माध्यिका भी तो होता है, माध्यिका में भी वेरिएशन आता है कि नहीं आता। तो माध्यिका निकालो इसकी, सारे के सारे बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, चाहे बढ़ते में लिखो चाहे घटते में लिखो, माध्यिका निकाल सकते हो। चलो कटने वाली चीज है उनको काट दो, ये लो जी 6, इसकी माध्यिका क्या गई 6, क्योंकि बीच में बैठा है, ये भी बीच में बैठा है, तो इसकी माध्यिका कितनी है 6। ऊपर वाले की माध्यिका भी 6, नीचे वाले की माध्यिका भी 6, तो दोनों जगह तो माध्यिका सेम है ना। तो माध्यिका में कोई चेंज हुआ क्या, चरम मूल्यों को चेंज करने पर माध्यिका में तो कोई चेंज नहीं हुआ। और बहुलक की भी तो बताओ, अरे बहुलक में बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, सबसे ज्यादा जो चेंजेस होते हैं ना, सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है आपका, एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है, समांतर माध्य होता है। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट थे, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चन बार बार आए हैं। वापस रिवाइज कराऊं, चलो वापस रिवाइज करते हैं।
जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य एक विश्वसनीय माप है, आदर्श माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की, एवरेज निकालने में यूज होता है, एक गणितीय माध्य होता है और समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचरणों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचरणों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है और चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो ये बात होगी समांतर माध्य की। अब समांतर माध्य के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो चलो इन पॉइंट्स को हटा देता हूं मैं, साथ के साथ ही इसके नोट्स बनाते हुए चलना, राइट डाउन करते चलना। देखो कुछ एक आध पॉइंट्स हैं वो मैं ऐसे वर्बली बोल देता हूँ। जैसे जो ये जो आपका माध्य होता है ना, ये माध्य भी दो प्रकार का होता है। जैसे सरल समांतर माध्य हुआ, जैसे आपका भारित समांतर माध्य हुआ। जो सरल समांतर माध्य होता है उसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको इक्वली वेटेज दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। लेकिन जो आपका भारित समांतर माध्य होता है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को वेटेज फिर डिफरेंट डिफरेंट दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है। ये वैसे पॉइंट इतना काम का नहीं है, लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा काम का है। कौन सा पॉइंट है? माध्य में यूज होने वाली सभी संख्याओं को यदि सेम राशि से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो अपना माध्य होता है ना, वो उसी राशि से जुड़ जाता है। उसी राशि, वो जो राशि है ना, वही उस माध्य में ऐड कर दी जाती है, या सब्ट्रैक्ट होती है, या मल्टीप्लाई होती है, या फिर डिवाइड हो जाती है। इस पॉइंट को लिखूं क्या मैं, या फिर आप ऐसे करना, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे लिखूंगा तो मैं शायद काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं बताता हुआ चलूंगा। इस पॉइंट को लिख ही देता हूं मैं, देखो नोट लगा करके लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माध्य में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को एक निश्चित, ये दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, एक निश्चित संख्या से जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए तो उस संख्या का माध्य भी उस निश्चित संख्या के साथ हो जाता है। ये लो जी, ये स्टेटमेंट पे मैंने लिख दिया है, एक बार बोल देता हूँ। माध्य में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को एक निश्चित संख्या से जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए तो उस संख्या का माध्य भी उस निश्चित संख्या के साथ जुड़ जाता है, घट जाता है, भाग लग जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ना, ये पता है कहाँ से आई है? जो हम लोग एवरेज पढ़ते हैं ना पूरा डिटेल में, वहीं से इस लाइन का कंक्लूजन निकल करके आया है, वहीं से ये लाइन आई है। तो जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा ना, तो ये लाइन काफी डिटेल में वहां पर मैं समझाऊंगा, देखना आपको। ठीक है, फिलहाल तो आप एक बार ये लाइन ध्यान में रखकर चलो। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखो कि वास्तव में स्टेटमेंट है ना कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन देखना आप लोग, इस क्वेश्चन को देखो, जैसा हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट लिखा था ना, उसी स्टेटमेंट को फॉलो करो और इस क्वेश्चन का जवाब दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। तो सारे के सारे जो 4 क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ ही उठा ली, ताकि अलग अलग टाइम खराब ना हो अपना। देखो 10 संख्याओं का माध्य 20 है। 10 संख्याओं, उनका समांतर माध्य क्या है जी? 20 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाए, तो मैंने क्या कहा था, प्रत्येक संख्या में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वही संख्या समांतर माध्य में जुड़ जाती है। तो समांतर माध्य 20 बोला है, तो उसने कहा क्या, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
तो भाई पहली स्थिति में तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा, तो इसमें 20 में 5 जोड़ो, कितना आएगा जी 25, तो 25 आपका आंसर होगा। सेकंड में क्या कहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाए जाए, प्रत्येक संख्या में 5 घटाओगे तो उस केस में बाद में जो अपना माध्य आएगा उसमें से 5 घटा दो ना, तो माध्य तो 20 आया, तो 20 में से 5 घटाओ, 20 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा तीसरी कंडीशन में देखो, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो समांतर माध्य कितना होगा, भाई प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया है तो जो समांतर माध्य आएगा वो भी 2 से गुणा होगा, तो कर दो इसको 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 40। फोर्थ वाला देखो, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समांतर माध्य कितना होगा, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया तो समांतर माध्य होगा वो भी 2 से भाग हो जाएगा, 20 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ना, जो स्टेटमेंट था उसको हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया। अच्छा एक क्वेश्चन और कराऊं क्या इसके ऊपर, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, x तथा 1/x का माध्य m है तो x तथा 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा। चलो बहुत ही सिंपल सवाल है, उम्मीद है कि ट्राई किया होगा। देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना स्क्रीन पर, पहले खुद से ट्राई करना है तभी सॉल्यूशन देखना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना आपको। तो x तथा 1/x का माध्य m है, x और 1/x का माध्य क्या है जी m है, तो इसमें 2 का भाग लगाया वो m के बराबर है, यही तो बोला है उसने भाई x तथा 1/x का माध्य m है, इसका मतलब क्या है इन दोनों का एवरेज क्या है m। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उतने का भाग लगाते हैं, तो संख्याएं कितनी है 2, 1 और 2, तो 2 का भाग लगाया और इन दोनों को ऐड कर दिया, वो क्या है m है, तो समांतर माध्य क्या है m। यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 12, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। निकालना क्या है एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा, तो इनका माध्य कब निकलेगा, अपने को पता है संख्याएं तो 2 हैं लेकिन अपने पास इन दोनों का सम नहीं है ना, अगर अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाए तो हम 2 का भाग लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो अब अपना टारगेट क्या है कि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का सम निकालना है। चलो सम निकालते हैं जी, एक काम करो इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर खोल रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4m स्क्वायर, यही तो आएगा। चलो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वैल्यू निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2। तो अपना टारगेट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का सम तो आ गया अपने पास, लेकिन अपने को तो एवरेज निकालना है, तो भाग लगाओ 2 का क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज तो तब आएगा जब इसमें 2 का भाग लगेगा, है ना, तो लगाओ इसमें 2 का भाग, कितना आ जाएगा ये 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ से 2 कॉमन लेकर बाहर निकालोगे तो कितना बच जाएगा अंदर 2m स्क्वायर माइनस 1, उस 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सिंपल सवाल था। अच्छा अगला सवाल देखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना कि एबीसी का माध्य m है तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का माध्य क्या होगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का माध्य निकालना है, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर का सम निकालना पड़ेगा तभी काम बनेगा, और संख्याएं कितनी है 3 है तो 3 का भाग लगा देंगे आंसर आ जाएगा। चलो जितनी चीज दी गई है उन सबका यूज करना पड़ेगा। पहले उसने क्या कहा है एबीसी का माध्य m है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर क्या है जी m है। तीनों संख्याओं को जोड़ा और 3 संख्या तो 3 का भाग लगा दिया, तो किसके बराबर आ गया x कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि समांतर माध्य के बराबर आ गया। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 3a। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप इम्पोर्टेंट लगाकर चलना है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये सवाल। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 3m आ गया। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल, तो अपने पास ऐसा कोई
आइडेंटिटी है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें a प्लस बी प्लस सी का यूज होता हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 का यूज होता हो? तो है ना अपने पास फॉर्मूला, कौन सा? अरे अभी बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है ना फॉर्मूला, अलजेब्रा में देखा है हम लोगों ने इसको। ठीक है, तो यहां पर जो भी चीज दी गई ना उनका यूज यहां पर करेंगे अब हम लोग। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3m, यहां पर रखोगे तो कितना आएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो 0 के बराबर है, तो इसका काम तो तमाम हो गया। ठीक है, तो अपने पास सम आ गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, कितना आया 9m स्क्वायर आया। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो एवरेज चाहिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य चाहिए, मीन चाहिए। तो क्या करोगे, सम कितना है 9m स्क्वायर, इसके अंदर 3 का भाग लगा दो। 3 का क्यों, क्योंकि संख्या भी तो 3 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 3 का भाग लगा दो। तो 9m स्क्वायर में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा जी 3m स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या हो गया 3m स्क्वायर। सिंपल था ना, जो भी दिया गया है उसको किसी ना किसी फॉर्मेट में यूज करने की कोशिश किया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सा ये क्वेश्चन और लेता हूं मैं, वो आपको करना है। क्वेश्चन को ट्राई करना। एबीसी का माध्य m है तथा 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का माध्य होगा। चलो, एबीसी का माध्य m है तो जोड़ो तीनों, अपन में 3 आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 3m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसका भी तो यूज करो, इसको मैं इधर लाऊंगा तो बराबर में 0 आएगा। ठीक है, फिर मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा a b और c। अरे मैं लिख देता हूँ, पूरा करके बता देता हूँ यार। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, उनकी मतलब मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके समझ में नहीं आता। अपना टारगेट है सबको सिखाना। चलो लिखता हूँ जी 1/a प्लस 1/b, उसको इधर लेकर आए तो 1/c बराबर 0। एलसीएम लो, ए बी सी, ये क्या गया एलसीएम, इसका भाग इसमें लगा तो ऊपर आया बी सी, इसका भाग इसमें लगा ऊपर आया ए सी, ऐसे ही ऊपर क्या गया जी ए बी। अब ये तो उधर जाकर के 0 हो जाएगा। चलो, ये बराबर हो गया 0 के। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आ गया 0 के। पूछा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, तो उसके लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम चाहिए अपने को। तो कहां से निकालेंगे, अभी एक फॉर्मूला देखा था ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी का तो यूज करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा 3m, करो इसका स्क्वायर, क्या गया 9m स्क्वायर। अच्छा, वो टर्म तो 0 ही हो गई ना, देखो ये टर्म तो 0 हो गई, तो वो पूरी खलास हो गई। क्या आ गया अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया सम। उसने पूछा क्या माध्य, लगाओ इसमें 3 का भाग, तो कितना गया 3m स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो कितना सिंपल सवाल था। आप नोट करना चाहो तो साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग इतने ही रखेंगे। देखो हम लोगों ने किया क्या है कि जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट पर पूरा जोर लगा रखा है। जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी कलेक्ट हो सकती है ना, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से, वो सारी की सारी मैं कलेक्ट करके लाता हूँ और यहाँ पर आपको बताता हूँ। इतना ज्यादा जोर लगा रखा है कि आपको इधर उधर से कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। बस ये कंटेंट पढ़ो, फिर एग्जाम के अंदर देखना आपका कैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। आप एक बार बस विश्वास करो, विश्वास का फल आपको अच्छा ही मिलेगा इस चैनल से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। कोई भी डाउट हो, डाउट अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।